यस, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को लेकर के हमने पहले बाल विकास को लेकर के, मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर के हमने क्लासेस ली हैं। आज एक बार फिर हम मनोविज्ञान के अंदर देखेंगे शॉर्ट एंड स्वीट में कि किस तरह से संप्रदाय का प्रारंभ होता है और संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, उनके क्या मुख्य यूनिट्स रहे हैं और उनकी क्या विधियां रही हैं। कहीं न कहीं इन शब्दों के आधार पर आरपीएससी क्वेश्चंस लेता है। तो देखिएगा, हम यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में लेके चलते हैं। संप्रदाय प्रारंभ होता है तो हमारा जो संप्रदाय जो है, यानी कि जो मनोविज्ञान का जो पहला समुदाय है, संप्रदाय का मतलब होता है समूह, यानी कि मनुष्य के बीच में समूह को विकसित करने के लिए। तो हमारा जो पहला संप्रदाय प्रारंभ होता है वो था संरचनावाद। कौन सा था? संरचनावाद। और इस संरचनावाद को लेकर के उन्होंने जो यूनिट बनाया था वो कौन था? संवेदना। कौन सा था? संवेदना। और संवेदना के अंदर भी हमने कौन सी चीज विधि को देखा था? ये हमारी विधि है अंतर्दर्शन। आप यहाँ पर शब्दों को अच्छी तरह से देखिएगा। संरचनावाद का मतलब है संवेदना। संरचनावाद को विकसित करने के लिए जो विधि यूज की है कौन सी है? अंतर्दर्शन। इसी संरचनावाद को, इसी समुदाय को, इस संप्रदाय को प्रारंभ करने के लिए जिन मनोवैज्ञानिक ने अपना काम किया है और वह है विलियम वुड व टीचनर। हम कह सकते हैं कि जिस समुदाय को विकसित करने वाला जो व्यक्ति रहा है, यानी संरचनावाद को लेकर के जिस व्यक्ति ने अपना काम किया है वो कौन है? विलियम वुड और टीचनर। और विलियम वुड और टीचनर ने जिस संप्रदाय को प्रारंभ किया वो कौन सा है? संरचनावाद। ओके, यानी कि यहां पर कहीं पर भी लेखकों का अलग अलग नाम नहीं आएगा, अलगों को नाम नहीं है। यानी कि संरचनावाद के मुख्य जनक थे, या संरचनावाद को लेकर के किसने कार्य किया, या संरचनावाद को लेकर के किस विधि का यूज किया, या संरचनावाद जो संप्रदाय था उसका मुख्य प्रकरण क्या था या मुख्य यूनिट क्या था। इस तरह से अगर आपके माइंड में या आरपीएससी के द्वारा कथन को लेकर के या मिलन को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना संप्रदाय को प्रारंभ करने में जो पहला संप्रदाय था वो कौन सा था? संरचनावाद। संरचनावाद को मुख्य यानी कि यूनिट बना करके उभारा था, वो यूनिट कौन सा था? संवेदना। संवेदना को लेकर के उन्होंने किस तरह से काम किया था? कौन सी विधि थी? अंतर्दर्शन की, यानी कि व्यक्ति के अंतर्दर्शन की व्यक्ति थी। तो इस अंतर्दर्शी की विधि को जो डेवलप किया था और जिसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे? विलियम वुड और टीचनर। यानी कि विलियम वुड और टीचनर किस संप्रदाय के जनक रहे हैं? संरचनावाद के। ओके, शायद हो सकता है आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी होगा। दूसरा हमारा संप्रदाय जो तैयार होता है वह है प्रकार्यवाद। कौन सा? प्रकार्यवाद। और ये जो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है उसका जो मुख्य जो यूनिट रहा है इस संप्रदाय को विकसित करने वाले व्यक्ति का, वो था व्यवहार। कौन सा था? व्यवहार। और व्यवहार का मतलब उन्होंने कौन सी विधि का यूज किया? अधिगम। कौन सा यूज किया? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। यानी कि सीखने वाले भाग को लेकर के अंतर्दर्शन किया इन्होंने। क्या किया? अंतर्दर्शन किया। और इस प्रकारवाद को जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स, एंजल और डीवी। ये मनोवैज्ञानिकों ने प्रकारवाद को विकसित किया, यानी प्रकारवाद संप्रदाय को जन्म दिया। और इस संप्रदाय का नाम किस प्रकरण के आधार पर? व्यवहार, अधिगम, अंतर्दर्शन। और व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स, एंजल और डीवी। तीसरे नंबर का जो संप्रदाय जो डेवलप हुआ वो था व्यवहारवाद। कौन सा? व्यवहारवाद संप्रदाय। और इस व्यवहारवाद संप्रदाय को जब विकसित किया गया, इसका जब जन्म हुआ, तो इसको लेकर के जो मुख्य यूनिट रहा है वह रहा है हमारा
बाह्य व्यवहारवाद। कौन सा? बाह्य व्यवहारवाद। ये तो हमारा मुख्य प्रकरण हुआ, लेकिन कौन सी विधि का यूज किया? निरीक्षण। कौन सी विधि का? निरीक्षण विधि का यूज किया। तो व्यवहार भी अधिगम में, लेकिन यहां पर इसी अधिगम के को लेकर के जो व्यवहार डेवलप किया, लेकिन कौन सा? बाह्य व्यवहारवाद। और इसके अंदर विधि कौन सी यूज की? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के द्वारा व्यवहारवाद संप्रदाय का विकास हुआ, यानी व्यवहारवाद संप्रदाय का विकास हुआ। और उसको जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉटसन। उसके बाद में आता है समग्रवाद संप्रदाय, और ये समग्रवाद संप्रदाय को ही गेस्टाल्टवाद कहते हैं। गेस्टाल्टवाद कहते हैं। और इसका जो मुख्य प्रकरण था वो कौन सा था? प्रत्यक्षीकरण सम्रण। कौन सा था? प्रत्यक्षीकरण सम्रण। और इन्होंने कौन सी विधि यूज की थी? अंतर्दृष्टि। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर क्या है? अंतर्दर्शन। यहां पर क्या है? अंतर्दर्शन। यहां पर क्या है? निरीक्षण। और यहां क्या है? अंतर्दृष्टि। तो दर्शन और दृष्टि में कहीं ना कहीं अंतर होगा, यह आपको पता लगाना है। क्योंकि ये जो अंतर्दृष्टि और अंतर्दर्शन जो है वो हमारे निरीक्षणवाद को विकसित करती हुई जाती है। तो बाहरी निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण, प्रयोगवाद का नियम, प्रयोग करने का कार्य, ये जो होता है वो हमारे इसमें होता है। और इसको विकसित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वर्दिमर, कोहलर और कोपका। ये हमारे समग्रवाद संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद में आता है हमारा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। और इस मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जो मुख्य जो प्रकरण है वो कौन सा है? अचेतनवाद। अचेतनवाद। और इन्होंने विधि कौन से रखी है? पुच्छा निरीक्षण। पुच्छा निरीक्षण। और इसके जो प्रवर्तक रहे कौन है? फ्रॉयड है, एडलर है और जुंग। ये मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अब आता है प्रेरकवाद। प्रेरकवाद संप्रदाय का मुख्य प्रकरण क्या रहा है? प्रयोगात्मक व्यवहार। प्रयोगात्मक व्यवहार। और इसी प्रयोगात्मक व्यवहार के आधार पर विधि का जो यूज हुआ है कौन सा है? प्रयोग निरीक्षण करना। और इसको विकसित करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। तो इस तरह से हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय विकसित होते हैं। संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद यानी गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद और प्रेरकवाद। और ये जो संप्रदाय विकसित हुए हैं वो किन किन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं, कौन से उसने यूनिट रखे हैं, प्रखंड रखा है, और किस विधि के द्वारा इस संप्रदाय का विकास किया है, ये हमने एक छोटा सा है ना वो शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मैपिंग के माध्यम से किया है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से है ना वो बॉक्स भी बना सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बनते हुए नीचे उतरते जाएंगे। तो हम सबसे पहले अधिगम को देखते हैं। तो अधिगम को लेकर के मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? सीखने को लेकर के प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? बताइए दिगन। अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी कारक को हम दशाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशाएं। विषय सामग्री का स्वरूप, विषय सामग्री का स्वरूप अधिगम को प्रभावित करने का कारक है। कैसे? देखिएगा, जब भी कोई बालक जो सीखने के लिए तत्पर होता है, अगर उस बालक को पाठ्यक्रम हार्ड दे दिया या उसे सरल से कठिन की ओर नहीं दिया, सरल से कठिन की ओर नहीं दिया और कठिन से सरल की ओर लेके गए, तो क्या बालक सीख पाएगा? तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? सरल से कठिन की ओर, यानी कि बालक के आयु के अनुरूप। दूसरी चीज क्या होगी? बालक के आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उसके अंदर जो यूनिट्स का कंटेंट होगा वह सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अगर सरल से कठिन की ओर है, साथ ही साथ आयु के अनुसार बना हुआ है, तो बालक है वो बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। बालक बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। अगर विषय सामग्री का स्वरूप ही अगर कठिन होगा, तो बालक किसी भी कारण से सीख नहीं पाएगा। तो महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालयों के अंदर जो प्रभावित करती है बालक को सीखने को लेकर के, और वो है हमारे विषय सामग्री का स्वरूप। और इसी को लेकर के ही हमारे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम निर्माण समिति का गठन किया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण समिति का गठन किया गया है और आयु के अनुसार, सबसे बड़ी बात कौन सी है? आयु के अनुसार। अगर मान लो पहली का बच्चा है, उसको सीधे ही ने वाक्य लिखने वाला बता देंगे तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। लेकिन वहां पर क्या कर रखा है? चित्रों के माध्यम से, क्योंकि बच्चा आसपास के क्षेत्र को देखता रहता है, उसे बहुत सारा नॉलेज तो है लेकिन वह बोल नहीं पा रहा है, तो चित्र के माध्यम से वो बोलेगा और सीखेगा। अगर वहां पर वाक्यांश कर रखे होंगे तो क्या बालक बोल पाएगा? ना तो बोल पाएगा और नहीं उस विषय वस्तु को वह सीख पाएगा। इसलिए सरल से कठिन की ओर हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। साथ ही साथ विषय वस्तु आयु के आधार पर बना होता है, जिसके कारण अगर हम कक्षा 10वीं वाले बच्चों को कक्षा पहली वाली स्थिति का पाठ्य बना करके दे दें, तो हमारे लिए मूर्खता का काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी आईक्यू जो लेवल है वो 10वीं लेवल की बढ़ चुकी है। वो अपने प्रारंभिक बातों को वो सीख चुका है, अब वो मुख्य बातों की ओर जा रहा है। दूसरा इसका जो कारण है, और वो है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने को लेकर के प्रभावित करने वाला कारक है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, और वो भी कैसा कमजोर? न तो वो पेन पकड़ पा रहा हो, न तो वो सही ढंग से बोल पा रहा हो, न सही ढंग से देख पा रहा हो, यानी कि शरीर के अंग भंग की स्थिति वाला बालक होगा, तो क्या वो पूर्ण रूप से सही तरीके से बोल पाएगा? क्या उस वाक्य को या उस अक्षर को क्या वो देख पाएगा? क्या उस वाक्य को या उस अक्षर को पेन के द्वारा लिख पाएगा? तो यह भी उसकी शारीरिक अपंगता के कारण, शारीरिक अपंगता के कारण अधिगम सीखने को प्रभावित कर जाता है। अधिगम
सीखने को प्रभावित कर जाता है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य यानी कि यहाँ पर उसकी बुद्धि उपलब्धता पर भी ध्यान रहता है। हम अच्छे से जानते हैं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कक्षा के अंदर कक्षा पहली या दूसरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उस कक्षा में अगर 20 या 30 बच्चे तो जैसे ही अटेंडेंस ली जाती है, तो तत्काल 30 तो बच्चों के लाइन सर नाम बोलते जाते हैं। सोहन, यस सर, मुकेश ये। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं, वो उस कक्षा में होते हुए भी वो न तो बोलते हैं और अपने पड़ोसी का क्या नाम है, वह भी उनको पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उस कक्षा में 30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चों का नाम चाहे सर बोल रहे हो चाहे मैडम बोल रहे हैं, वो उसके पीछे उसके पहले बोलेगा वो अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि उसकी आईक्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तेज है। तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मस्तिष्क की जो स्थिति है, वह भी अधिगम यानी सीखने को लेकर के प्रभावित कर जाती है, प्रभावित कर जाती है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वह है हमारा परिपक्वता। परिपक्वता देखिएगा, जब बालक के मानसिक विकास का अच्छी तरह से हो जाता है, उसकी आयु सीखने योग्य हो जाती है, तो बालक स्वतः ही सीखना शुरू कर देता है। अगर हम 2 साल के बच्चों को ये बोल दें कि आप है ना वह ABCD लिख लो या 100 तक गिनती लिख लो, क्योंकि उसकी पूरी परिपक्वता नहीं हुई है। यहाँ पर परिपक्वता जो है वो 2 प्रकार से रोल कर रही है। एक तो माता-पिता की भी और बच्चे की भी। आप बता सकते हैं माता-पिता की कैसे परिपक्वता? माता-पिता की कैसे परिपक्वता? यानी कि यहाँ पर जो माता-पिता हैं उस बालक के, वह कम उम्र में अगर शादी कर लेते हैं, तो उसके जो गुण होंगे वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि माता-पिता परिपक्व नहीं है और अपने नई संतान को उत्पन्न कर जाते हैं, तो वो उसकी जो बालक की जो शारीरिक दशा होगी और जो मानसिक दशा होगी, वो क्या से होगी? पूरी तरह से विकसित नहीं होगी। और जब पूरी तरह से विकसित नहीं होगी, तो क्या बालक सीखने के लिए क्या पूर्ण है? नहीं है। तो यहाँ पर उसकी परिपक्वता जो है, सीखने की उम्र जो है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है। कभी-कभी क्या होता है, बच्चा 6 साल का भी हो जाता है, लेकिन उसके माँ-बाप की अपरिपक्वता के कारण वो जनरेशन तो आ गई, लेकिन बालक को अभी 6 साल की उम्र में भी पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे आ कैसे लिखने हैं। तो अहम भूमिका माता-पिता की आयु, शादी की अपनी भूमिका निभाती है, अपनी भूमिका और जो ज़्यादा उम्र के जो होते हैं और फिर शादी करते हैं, तो उनके बच्चे भी परिपक्व भी होते हैं और उनका मानसिक जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र के जो उम्र है उससे भी ज़्यादा उम्र हो जाती है और फिर शादी करते हैं, तब भी बालक के मानसिक और स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे 40 साल की उम्र के बाद में कोई शादी करता है तो उसके बच्चे पर इफेक्ट आता है, 99% आ जाए, 1% नहीं आता है। लेकिन जो 30, 32 और 25 से 32 की उम्र के जो शादीशुदा वाले जो जोड़े होते हैं, उनसे जो जनरेशन होती है, वह परिपक्वता को लेकर के चलती है और 35 के बाद की जो उम्र होती है, उसमें बालक के अंदर कहीं न कहीं डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं, जिनको ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो बच्चे प्रभावित हो ही जाते हैं। तो सीखने को लेकर के माता-पिता की उम्र और बच्चे की मानसिकता आती है, तो यहाँ पर इन सीखने को लेकर माता-पिता से भी आगे की ओर बढ़ता है और वो है नशा या धूम्रपान। नशा या धूम्रपान, यानी कि माता-पिता बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हों, बहुत ज़्यादा है ना वह ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हों जहाँ पर इनके लिए महत्वपूर्ण है नशा करना, तो नशा भी है ना उस बालक के स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट डालता है और अधिगम को लेकर के प्रभावित हो जाता है। लेकिन हमने कहीं-कहीं देखा भी है कि उसके माँ-बाप तो एक नंबर के चोर होते हैं, लेकिन बालक जो होता है वो एकदम गरीब गाय की तरह
बन जाता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उसकी तीसरी पीढ़ी की जो गुण होते हैं वो उस बालक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बालक कितना भी परिपक्व हो, बालक का कितना भी स्वास्थ्य अच्छा हो, बालक का कितना भी बेस्ट इसका आईक्यू हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा ही नहीं है, नहीं सीख पाएगा। जब तक उसकी इच्छा जागृत नहीं होती है कि मुझे ये कर लेना है, वो सीख नहीं पाएगा। यानी कि ये महत्वपूर्ण रोल इच्छा, इंटरेस्ट डेवलप होती है, और ये आपके लिए भी लागू हो सकती है, क्योंकि सीखने के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। अधिगम को प्रभावित करने का ये महत्वपूर्ण कारण है। इसी के अंदर ही हमारी दूसरी चीज आती है, थकान। ठीक है, इच्छा तब नहीं होगी जब थक जाता है, या समय। एक तो समय की सीखने की इच्छा नहीं है, और उसके तरफ उसके ऊपर कौन सा बहाना बनाते हैं, सर थक गए थे हम तो। दूसरा, समय नहीं था। यानी कि दोनों चीजें अलग हो जाती है। सीखने को लेकर के एक तो इच्छा नहीं है, और इच्छा है भी सही तो थकान है, या फिर समय नहीं है। तो ये चीजें भी, ये कारक भी हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बन जाते हैं, दशाएं बन जाती है। आपको देखना है कि सीखने के अंदर आपके अंदर कौन से कारक अभी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रेरणा, दूसरा जो कारण है वो प्रेरणा या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करा करके अगर बालक के अंदर मनोबल को विकसित करता है कि आप ये कर जाओगे, आप ये करोगे, तो उसके लिए क्या होगा, सीखने का काम हो जाएगा। लेकिन अध्यापक के द्वारा ही, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके द्वारा अगर आपको डिक्लाइन करने जैसी बातें की जाती हैं, उसके द्वारा जो प्रेरणा जो मिलनी चाहिए, जो आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, तो भी आप सीखने को लेकर के अपनी मनोदशा को डाउन कर देंगे, जिसके कारण आप सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा उचित वातावरण। उचित वातावरण कौन सा, सीखने को लेकर के। अगर बालक को सिखाने हेतु कार्य करवाना है तो उस बालक को उचित वातावरण देना होगा। अगर वह बालक पढ़ने में या कोई कार्य को करने में या सीखने में उसके आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा खराब हो, जैसे हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में 1% लोग बच्चे पढ़ते हैं, बाकी 99% बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके परिवार के लोग खाते पीते हैं, मस्ती मारते हैं और गाली गलौज के साथ अपने जीवन यापन को करते हैं। तो जो 1% जो बालक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको वहाँ पर क्या मिल रहा है, उचित वातावरण नहीं मिल रहा है, उसको वही वातावरण मिल रहा है जो कि सीखने से रोक रहा है। तो हमें चाहिए कि किसी भी बालक को सिखाने के लिए उचित वातावरण दिया जाए, उचित वातावरण दिया जाए। अगर उचित वातावरण है तब तो हम है ना वह सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, और आता है सीखने की विधि या सिखाने की विधि। अगर अध्यापक बालक को सिखाने हेतु अपने मनोयोग विधियों का उपयोग नहीं करता है और वो बिना किसी विधि के बोरिंग पढ़ाने हेतु तैयार रहता है, तो जो सुनने वाला होगा वो भी सीख नहीं पाएगा। तो हमारे
अधिगम को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं और यही कारक सीखने को लेकर के प्रभावित कर जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मोटी-मोटी बातें आपको थोड़ी-सी समझ में आई होगी, क्योंकि हम जैसे ही इस अधिगम को लेकर के मनोविज्ञान के द्वारा किए गए प्रयोग पर हम जाएँगे, तब ये इन सभी बातों का उपयोग होगा कि कैसी परिस्थितियाँ थी और किस तरह से अधिगम किया गया। और इन्हीं प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ अधिगम की विशेषताएँ भी पड़ी हुई हैं। तो कल हम अधिगम की विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद हम अधिगम के प्रयोग पर जाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएँ और मेरे से क्वेश्चंस करें, ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से समझा सकूँ और बता भी सकूँ। तो एक बार फिर मैं आप सभी का हमारे चैनल वीर कोचिंग क्लासेस के ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए, पूर्ण के चारण पुरस्कृत हो गए, मिल गए सम्मान रेगिस्तान को, रेत के टीले अलंकृत हो गए। और ये तभी होगा जब माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। थैंक